बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं। आ, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला कोई गलत फ़ैसला था। उस वक्त जो ऐतिहासिक स्थितियाँ थीं, उनमें मैंने एक फ़ैसला किया था और मुझे लगता था कि ये जो अन्ना का आंदोलन है और ये आम आदमी पार्टी बनी है, तो ये आम आदमी पार्टी बाकी राजनीतिक पार्टियों से बिल्कुल अलग होगी। इसका काम करने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होगा। तो हो सकता है कि समाज के अंदर एक नए तरीके की क्रांति हो। तो वो सब सोच के मैं वहाँ पे गया था। और बाद में जब वो सारी चीज़ें नहीं साफ नज़र आईं, जब उन चीज़ों में बदलाव दिखाई पड़ने लगा, तो मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए अपने जर्नलिज़्म में। क्योंकि जो लोग, बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। लोगों को ये लगता है कि अरे आम आदमी पार्टी में गए थे तो कुछ शायद मंत्री बनने के लिए गए थे या फिर एमएलए बनने के लिए गए थे, एमपी बनने के लिए गए थे। हकीकत ये है कि मैं तो वहाँ पे पहले ही दिन से पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी का मेंबर था, जो उसकी सर्वोच्च बॉडी थी। फिर पार्लियामेंट का चुनाव भी मैंने लड़ा था। और जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव 2015 में हुआ था, उस वक्त मैं दिल्ली यूनिट का प्रेसिडेंट था। तो राजनीति में आप जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो सब कुछ था मेरे पास। लेकिन उसके बाद भी मैंने फैसला किया कि नहीं, राजनीति मुझे नहीं रहना, मुझे वापस लौटना। और उसका बड़ा कारण ये था क्योंकि जो सोच के गया था वो सारी चीज़ें वहाँ पे सही नहीं निकली। तो हम लोग या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी में गए थे, उन्होंने राजनीति में शामिल होने के लिए नहीं गए थे। वो राजनीति में एक तरीके से राजनीति को बदलने के लिए गए थे। जब वो बदलाव दिखाई नहीं पड़ा तो हम लोग वापस आ गए। तो मैं उसको गलती नहीं मानता हूँ। एक ज़िंदगी का एक प्रयोग था जो सफल नहीं हुआ। तो बहुत सारे प्रयोग ज़िंदगी में ऐसे आदमी करता है, या ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो कामयाब नहीं होते। और ये उनमें से एक प्रयोग था। और जब मुझे लगा कि प्रयोग ठीक नहीं है तो मैं वापस आ गया। कौन सी चीज़ें आपको आम आदमी पार्टी में चाहिए थी और जो नज़र नहीं आई, इसके कारण आप बैकआउट? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप अन्ना का आंदोलन शुरू हो रहा था तो उन लोगों का ये कहना था कि भाई हम लोग तो राजनीति करने के लिए नहीं, राजनीति को बदलने के लिए आए हैं। अब वो एक जैसे कहते थे कि हम लोग तो बड़े कमरों में नहीं रहेंगे, बड़े फ्लैट्स में नहीं रहेंगे, बड़ी गाड़ियों में नहीं चलेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो एक लगता था कि एक नए तरीके की राजनीतिक संस्कृति इस देश में आने वाली है। क्योंकि उन दिनों राजनीति का मतलब था भ्रष्टाचार, राजनीति का मतलब था बड़े बड़े बंगलों में रहना। अभी भी वो है, वो सारी चीज़ें हैं। राजनीति का मतलब पैसे कमाना, राजनीति का मतलब ये है कि तमाम तरीके की उल्टे पुल्टे काम करना। तो धीरे धीरे मैंने ये पाया कि आम आदमी पार्टी में भी उसी तरीके के बदलाव आ रहे हैं, जैसे जिन बदलाव से एक आम आदमी जो है, या जो मेरे जैसा आदमी जो है, जो राजनीति से को बिल्कुल दूसरी नज़र से देखता है। मैं तो नहीं कहूँगा राजनीति से नफरत करता, बट राजनीति को दूसरी तरीके से देखता है। जब ये लगा कि राजनीति में बदलाव आना मुश्किल है और आम आदमी पार्टी भी उसी राजनीति का हिस्सा हो गई है, तो फिर ये फैसला करना था कि हमें वहाँ रहना है नहीं रहना। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मुकाम आए कि जहाँ पे लगता था कि आशुतोष जी यहाँ से पीछे हटेंगे, जिस तरह के काशीराम जी का और आपका वाकया हुआ था। उसके बाद भी आप सोशलिज्म में कायम रहे, लोगों की सेवा में कायम रहे। वो क्या पूरा किस्सा था? और उसके बाद भी एक ऐसी ताकत आपको मिली, कहाँ से मिली कि जब आप वो वाकया होने के बावजूद भी इस स्पीड में रहे? देखिए, बहुत सारे लोगों को उस वाक़े को लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है और मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं। पहली बात तो ये थी कि मैंने काशीराम की ज़िंदगी में कोई ऐसा दखल नहीं दिया था जिसकी वजह से वो मेरे पर हमला करते। हकीकत ये थी कि उन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और जो उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नर का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और ये कई पार्टियां इस बारे में तलाश रही थी कि भाई कैसे सरकार बन सकती है। तो बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मुझे जानकारी मिली, तब मैं आज तक में था और आज तक का रिपोर्टर था। तो मेरे पास जब ये जानकारी आई कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और काशीराम के बीच में कुछ समझौते को लेकर सरकार बनाने के लिए कोई बातचीत चल रही है, तो मैं फ़ौरन उनके घर के पास गया और मुझे उस बारे में काफ़ी सच्चाई भी नज़र आई। और उसी समय सूरज भान ये पार्लियामेंट के अंदर डिप्टी स्पीकर थे और
जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का कोई राजनीतिक पद नहीं होता है, उनको न्यूट्रल होना चाहिए था। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांशीराम से मुलाकात कर रहे थे और वो भी दलित समुदाय के थे। तो मैंने उनको कांशीराम जी के घर में जाते हुए और निकलते हुए मैंने उनको अपने कैमरे पे कैद कर लिया था और उनसे सवाल पूछे थे। इस बात को लेके कांशीराम जी काफ़ी नाराज़ हुए। उनको लगा कि जैसे कि उनकी कोई चोरी पकड़ी गई। हालांकि राजनीति के अंदर चोरी नहीं थी, वो तो दो राजनीतिक दल आपस में बातचीत कर रहे थे कि उनको सरकार बनानी है, नई सरकार बनानी है, क्या समझौता होगा, क्या समझौता नहीं हुआ। तो सूरज भान जी के बाद थोड़ी देर के बाद जब कांशीराम बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हो रहा था। तो वो बड़े गुस्से में आ गए उनका, और फिर उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। जब उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया तो उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने भी मेरे ऊपर हमला कर दिया और बहुत सारे लोगों को उसके बाद तमाम तरीके के अटकलें लगाते रहते हैं लोग। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि एक पत्रकार की ज़िंदगी में इस तरीके के वाक़ये आते हैं जब उसको अपने काम करने की एवज में कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो मैं उसको उसी एक वाक़ये के तौर पे याद करता हूँ। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस घटना के बाद करीब एक डेढ़ दो महीने के बाद, तब हमारे संपादक SP सिंह साहब जिंदा थे, उनके पास कांशीराम जी के एक जो मीडिया एडवाइज़र थे सुधीर गोयल, वो आए और उन्होंने कहा कि कांशीराम जी जो हैं वो जलंधर जाना चाहते हैं एक रैली को एड्रेस करने के लिए, और वो ये भी चाहते हैं कि वो आज तक से कोई आदमी वहाँ पे रहे। तो SP सिंह साहब ने उनको मैसेज दिया, उनको कहा कि देखिए अगर आप चाहते हैं कि आज तक से कोई जाए तो आज तक से सिर्फ आशुतोष ही जाएंगे, दूसरा कोई नहीं जाएगा, तो आप जाके पूछ लीजिए उसको। तो सुधीर गोयल गए, उन्होंने पूछा कांशीराम जी से, तो कांशीराम जी को कोई आपत्ति तो नहीं थी उस पर। मुझको जब SP सिंह ने पूछा कि आप जाएंगे, तो मैंने कहा आपका आदेश है। तो बोला तुम्हें तकलीफ़ नहीं होगी। मैंने कहा मुझे किस बात की तकलीफ़ है, मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम है रिपोर्टिंग करना, आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं जाऊँगा, आप कोई गलत काम तो कह नहीं रहे मुझसे। उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था, उसके बाद उसका पूरे देश में उसको लेकर खबर बनी थी, प्रधानमंत्री तक ने उसमें इंटरवीन किया था, पुलिस केस हुआ था। मेरे मन में उनके प्रति किसी तरीके का कोई अनादर नहीं है और उम्मीद करता हूँ उनके मन में भी मुझको लेकर कोई अनादर नहीं होगा। तो फिर मैं गया, जब मैं वहाँ गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ख़त्म हुई और उसके बाद वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा कि नथिंग जिसे कहता है नथिंग पर्सनल। तो वो एक ऐसा वाक़या था। हालांकि बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पत्रकारिता के बहुत सारे किस्से, लेकिन आप टीवी स्क्रीन पे जब रोए थे तो वो सभी को याद है कि आशुतोष जी रोए थे, क्या पूरा वाक़या था? मैं यहीं बैठा हुआ था इसी जगह जहाँ पे जो है वही सी जगह पे वो मेरी टेबल लगी हुई थी। दरअसल ये आम आदमी पार्टी में उस वक्त का वाक़या है कि जब किसानों के मसले को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक प्रदर्शन किया था और वहाँ पे कई जो किसान थे वो पेड़ों के ऊपर थे और उस सभा के दौरान एक्सीडेंटली एक किसान की जो है वो जान चली गई और तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ था, बहुत ज़बरदस्त हमला हुआ था और यहाँ तक कहा गया कि भाई ये लोग तो बड़े ही निष्ठुर लोग हैं, बहुत ही क्रूएल लोग हैं। एक आदमी वहाँ फांसी लगा के मौत हो गई और इन लोगों की रैली चलती रही। हकीकत ये है कि ये वाक़या हुआ तो हम लोग मंच पर बैठे हुए थे और हम लोगों को बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं लगा क्या हुआ। बाद में पता चला ऐसा कोई वाक़या हो गया है। तो उस दिन टेलीविज़न में जब मैं एक आज तक पे ही था तो मुझे गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और वहाँ से इत्तेफाक की बात यह कि जिस किसान की मौत हुई थी उसकी बेटी वहाँ पे भी बैठी हुई थी उस डिबेट में कह लीजिए या कहीं भी। तो उसको देखकर पता नहीं कि मेरे अंदर एक अजीब तरीके का भाव उमड़ा और फिर मैं अपने आप के अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और मैंने उससे इतना ही कहा कि हम तुम एक तरीके से हम तुम्हारे गुनाहगार हैं उस लिहाज से, अगर आप तुम मानो तो बस इतनी सी बात थी। लेकिन वो एक बड़ी खबर बन गई। तब तो इतना सोशल मीडिया नहीं था लेकिन फिर भी लोगों ने खूब, अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग जो है उस वीडियो को मेरे पास भेजते रहते हैं। आपने तो क्लीन पॉलिटिक्स की बात की, लेकिन क्लीन पॉलिटिक्स हो सकता है और दूसरी एक बात है कि क्लीन जर्नलिज्म जो अभी दिखाई नहीं देता, ये दोनों चीज़ें के लिए लोग तरसते हैं, लोग
चाहते हैं कि क्लीन पॉलिटिक्स हो और क्लीन जर्नलिज्म भी हो, क्या ये वाकई में हो सकता है क्या? गांधी जी अगर क्लीन पॉलिटिक्स कर सकते थे तो क्लीन पॉलिटिक्स तो हो ही सकती है। आज तक कोई गांधी जी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा पाया कि गांधी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया, गांधी जी ने कोई गलत काम किया। तो अगर गांधी जी कर सकते थे तो आज के ज़माने में क्यों नहीं हो सकता? उस वक्त तो और भी मुसीबतें थी, और भी मुश्किलात थी। अंग्रेज़ों का शासन था, उनका डंडा चलता था, लेकिन गांधी जी कभी डरे नहीं, न जेल जाने से डरे, न उनके डंडों से डरे वो, और वो सालों जेल के अंदर रहे। तो अगर वो क्लीन पॉलिटिक्स कर सकते हैं तो आज के नेता क्लीन पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकते? दिक्कत क्या है कि आज के नेताओं को के अंदर वो नैतिक बल नहीं है, उनके अंदर वो नैतिक साहस नहीं है, उनके अंदर वो नैतिकता नहीं बची है जो राजनीति में गांधी जी जो प्रयोग उन्होंने सक्सेसफुली किया था। इसीलिए लोग आज भी गांधी जी को गांधी जी नहीं, महात्मा गांधी कहते हैं। इसी तरीके से क्लीन जर्नलिज्म क्यों नहीं हो सकता है? जर्नलिज्म में ज़रूरी क्यों है कि आप गलत काम करें? और बहुत सारे लोग हैं, अब ऐसा नहीं है कि अभी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदारी से जर्नलिज्म कर रहे हैं और बहुत ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं वो। दिक्कत क्या है कि पत्रकार अगर वो सत्ता के साथ जुड़ जाएगा और सत्ता के साथ जुड़ के वो उसको अगर सत्ता का खेल खेलने लगेगा तो दिक्कत पैदा होती है। या पत्रकार को ये डर लगने लगेगा कि मेरी तो नौकरी जा सकती है, फिर मुझे इतनी तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं होगी, मेरे पास बड़ा बंगला नहीं होगा, मैं फिर हवाई जहाज़ से नहीं चल पाऊँगा। तो इन सब लालच की वजह से बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अच्छा जर्नलिज्म करते थे वो क्लीन जर्नलिज्म नहीं कर पा रहे हैं। मेरा कहना है कि जर्नलिज्म एक बहुत ही पवित्र पेशा है और इसमें उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो नैतिकता के दम पर कुछ करना चाहते हैं। अगर वो भी पैसे के लालच में आएंगे, अगर वो भी सत्ता के साथ दोस्ती करेंगे, अगर वो सत्ता का खेल खेलने लगेंगे, सत्ता के कदमों में झुक जाएंगे, तो फिर क्लीन जर्नलिज्म नहीं हो सकता। मेरा मानना है क्लीन जर्नलिज्म हो सकता है, हो रहा है, कई लोग और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक मुद्दा 2014 के बाद से हमेशा कहते हैं कि 2014 के बाद पॉलिटिक्स चेंज हो गए। आप किस तरह से देखते हैं मोदी के आने से पहले की पॉलिटिक्स और मोदी के बाद की पॉलिटिक्स? देखिए, राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा समाज के अंदर विभाजन करती है, लेकिन 2014 के बाद से हमने ये देखा है कि जो मौजूदा सत्ता है, जो मौजूदा सरकार है, उसके एजेंडे में सिर्फ एक ही चीज़ है, वह है समाज का बंटवारा करना। और समाज के बंटवारे में भी वो मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं, मुसलमानों का डिमोनाइजेशन कर, राक्षसीकरण कर रहे हैं और मुसलमानों को वो देश का दुश्मन मानते हैं। ये सत्ता के शीर्ष से लेकर जो उनके छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं वो तक ये काम कर रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव आया है जिसमें कि समाज के एक बड़े तबके को वो डिसएनफ्रेंचाइज करना चाहते हैं, समाज के एक बड़े तबके को वो पूरी तरीके से मार्जिनलाइज करना चाहते हैं समाज के अंदर, और उनको मार्जिनलाइज करने के लिए समाज में नफ़रत का वातावरण पैदा कर रहे हैं वो। ये एक बड़ा बदलाव 2014 के बाद से आया है। 2014 के पहले भी ऐसा नहीं था कि नफ़रत वाली पॉलिटिक्स नहीं होती थी या अपीजमेंट नहीं होता था या एक समाज विशेष के लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए लालच दूसरे कुकर्म नहीं किए जाते थे। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर 2014 के बाद से किया जाने लगा है और उसको जिस तरीके की पवित्रता दी गई, मैं एक पवित्रता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि उसको एक तरीके से समाज में एक अच्छा काम माना जा, जो जितना ज़्यादा नफ़रत फैलाएगा वो उसको उतना ही अच्छा आदमी माना जाने लगा है, उसको उतना ही ज़्यादा सत्ता में ताकतवर माना जाने लगा है। आप सोच सकते हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री सिर्फ ये कहे कि हम तो कपड़ों से पहचान लेते हैं, ये स्टेटमेंट कैसे कोई प्रधानमंत्री दे सकता है? या कैसे देश का गृह मंत्री ये कह सकता है कि इतने तेज़ से बटन दबाओ कि शाहीन बाग तक करंट लगे? ये कोई गृह मंत्री देश का कैसे कह सकता है कि अगर बिहार में अगर लालू और नीतीश अगर जीतेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे? तो ये जो राजनीति का जो स्वरूप बदला है, ये एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है और ये बुनियादी बदलाव आया है कि नफ़रत की जो है नींव पर
जो पूरी की पूरी इमारत खड़ी की जा रही है, जो कभी भी भरभरा के गिर सकती है, कभी भी एक बहुत बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, उनको भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। एक पॉलिटिक्स के बारे में जैसे कहा जाता है, वैसे ही जर्नलिज्म के बारे में ही कहा जाता है। मोदी के आने के पहले के जर्नलिज्म आपने तो देखा है और बाद का भी देखते हैं। किस तरह से देखते हैं पूरी दोनों चीज़ों का? पत्रकारिता मर गई है एक तरीके से, अगर आप देखिए तो। जो कुछ लोग हैं, कुछ संस्थान हैं जो भी जिंदा है, पत्रकारिता करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े हिम्मत के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म है, खासतौर पर टीवी जर्नलिज्म है, वहाँ तो पत्रकारिता हो ही नहीं रही है। वहाँ तो बस सरकार का एजेंडा चल रहा है और वो पत्रकार भी नफ़रत का पूरा व्यापार कर रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं समाज के अंदर, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का वातावरण पैदा कर रहे हैं और बिना किसी शर्म के कर रहे हैं, बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। उनके एजेंडे में सरकार की आलोचना नहीं है, उनके एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आलोचना है। वो सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछते हैं और वो सरकार से सवाल नहीं पूछते, देश के प्रधानमंत्री सवाल नहीं पूछते, गृह मंत्री सवाल नहीं पूछते, डरते हैं उनसे। तो ये लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, ये लोग सरकार के प्रोपेगेंडिस्ट हैं, सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पत्रकारिता काफ़ी हद तक पत्रकारिता की मौत हो चुकी है। बस कुछ एक हल्के हैं जहाँ बचे हुए हैं। अभी आखिरी सवाल, अभी का जो बुलडोजर पॉलिटिक्स आ रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं और इस पे सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान लेता देख नहीं रहा, तो क्या है? ये बड़ी हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान नहीं ले रहा है, क्योंकि ये जो काम हो रहा है ये गैर संवैधानिक काम है। ये एक ऐसा काम है जो कानून के हिसाब से नहीं हो रहा है। मैं किसी ने हिंसा की है उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी ने हिंसा की है तो उसको सज़ा देने का काम अदालत का है, पुलिस का काम नहीं है। और पुलिस अगर बिना अदालत के आदेश के अगर किसी का घर गिरा देती है, डिमोलिश कर देती है, बुलडोजर चला देती है, तो ये लोग कानून के गुनाहगार हैं। ये जो पुलिस ऑफिसर, जो बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर्स हैं, ये दरअसल गुनाह कर रहे हैं, ये संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस देश के अंदर ऐसी भी नज़ीर है कि जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया और कसाब जब पकड़ा गया तो उसको किसी ने गोली नहीं मारी, उसको जेल में रखा गया, उसका मुकदमा चला और उस मुकदमे के बाद अदालत ने उसको फांसी की सज़ा दी। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप किसी का भी घर सिर्फ ये इसलिए गिरा देंगे क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप है कि उसने दंगों में हिस्सा लिया है या उसने हिंसा की है, तो फिर मुल्क जाएगा कहाँ पे? फिर तो कल कोई भी आपके घर में आके आपके ऊपर आरोप लगा देगा और आपका घर गिरा दिया जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ है? और उसमें भी ख़ासतौर पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, उनको टारगेट किया जा रहा है। 10 में से 9 मुसलमानों को टारगेट करके घर गिराया जाता है और 1-2 लोगों को अगर कोई हिंदू मिलते हैं तो आप कहते हैं देखिए हम तो बराबर का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बराबर का काम नहीं कर रहे हैं आप। तो ये बहुत ही ख़तरनाक काम है और मैं बहुत हैरान हूँ इस बात को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट को आपको याद होगा कि हैदराबाद में एक घटना हुई थी जहाँ पे एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और उसके बाद पुलिस वालों ने जो गुनहगार थे उनको गोलियां मार दी थी और बड़े पैमाने पर कुछ लोगों ने खुशी का इजहार किया था। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और कहा कि इन सारे पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, दे शुड बी अरेस्टेड, क्योंकि उन्होंने कानून का पालन नहीं किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन नहीं किया। अगर किसी पुलिस वाले को ये अधिकार मिल जाएगा, किसी को भी गोली मार सकता है, आप सोचिए कितनी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। सज़ा देने का काम पुलिस का नहीं है, सज़ा देने का काम सरकार का नहीं है, सज़ा देने का काम सिर्फ और सिर्फ अदालत का है। और जो लोग ये काम कर रहे हैं वो देश के साथ गुनाह कर रहे हैं।